प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र कुमार शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गणित के प्रथम पेपर विविक्त गणित के अध्याय बीजीय संरचना से संबंधित कॉन्सेप्ट, पूर्णांकीय प्रांत तथा उससे संबंधित कुछ प्रमेय और उदाहरण आपके लिए अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाने की कोशिश करता हूँ कि पूर्णांकीय प्रांत कहते किसे हैं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व में हमने वलय, तत्समकी वलय, क्रम विनिमय वलय और शून्य भाजक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय और तत्समकी वलय एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। ऐसे वलय में कम से कम दो अवयवों का होना आवश्यक होता है। इसका एक उदाहरण बहुत सामान्य सा मैं आपको दे रहा हूँ। समस्त पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। इसका एक वो भी उदाहरण मैं आपको बतलाता हूँ जो पूर्णांकीय प्रांत नहीं होता। Z6 अंडर मोडुलो योगफल 6 अंडर मोडुलो गुणनफल 6 क्रम विनिमय तत्समकी वलय होता है, परंतु यह शून्य भाजक रहित नहीं होता। द्वितीय उदाहरण में आपको मोडुलो योगफल और मोडुलो गुणनफल की परिभाषा से परिचित होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आपके पास में a और b कोई दो पूर्णांक है, तो a प्लस m b, यहाँ पर मोडुलो m लिया है हमने। इसका मान सदैव a प्लस बी होता है। कब होता है विद्यार्थियों? जब a प्लस बी आपका लेस देन m होता है, और जब ये a प्लस बी m के बराबर हो जाता है तो इसका मान शून्य हो जाता है। जब a प्लस बी बराबर m हो जाता है, और जब ये a प्लस बी m से बड़ा होता है, उस स्थिति में हम a प्लस बी माइनस m करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये अंडर मोडुलो योगफल की m की अंडर योगफल मोडुलो m की परिभाषा है। इसी तरीके से विद्यार्थियों मोडुलो गुणनफल की परिभाषा होती है। उसमें भी अगर हम इसको परिभाषित करें, a और b कोई दो पूर्णांक है और मोडुलो गुणनफल m के तहत अगर इनको गुणा करें तो मान आपके पास में a प्लस बी ही आएगा यदि a प्लस बी का मान लेस देन m होता है। और अगर ये बराबर m हो जाता है, उस स्थिति में इसका मान 0 हो जाता है। और जब a प्लस बी ए बी जो है ये बड़ा m के हो जाता है, तो ए बी में m का भाग दे के जो शेष फल आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो ये मोडुलो गुणनफल की परिभाषा आपको मैंने बतलाई। तो यहाँ से द्वितीय उदाहरण को भी अपन स्पष्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में एक नई जो परिभाषा आ रही है वो आ रही है विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। कम से कम 2 अवयव वाला वलय आर एक विभाजन वलय या विषम क्षेत्र कहलाता है यदि आर एक तत्समकी वलय होता है। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि प्रत्येक ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर, अर्थात प्रत्येक आर के अशून्य अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन अगर 2 अवयव वाले वलय में अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस वलय को हम विभाजन वलय या विषम क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। एक अन्य परिभाषा और मैं आपको बतला रहा हूं जिसको हम बूलियन वलय कहते हैं। वलय भी एक बूलियन वलय कहलाती है यदि इसका प्रत्येक अवयव वर्ग सम या सक्षम, जिसे अंग्रेजी में आइडेम्पोटेंट कहते हैं, अर्थात प्रत्येक ए बिलोंग्स टू बी, ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए, तो ऐसे वलय को हम बूलियन वलय के नाम से जानते हैं। एक और परिभाषा है जिसको हम पी वलय के नाम से पुकारते हैं। एक वलय आर पी वलय कहलाती है यदि ए की पावर पी बराबर ए तथा पी ए बराबर 0 हो, समस्त ए बिलोंग्स टू आर के लिए, तो ऐसी वलय को हम पी वलय के नाम से पुकारते हैं। इतना कुछ अध्ययन करने के बाद में विद्यार्थियों में आपको क्षेत्र के बारे में बतलाता हूँ। देखिए, इस बीजीय संरचना का जो अध्याय आपके लिए मैं अध्ययन करवाने जा रहा हूँ उसमें सर्वप्रथम मैंने आपको समूह की परिभाषा दी। समूह के बाद में अबेलियन समूह की परिभाषा दी और अबेलियन समूह के बाद में आपको कुछ उसके प्रमेय और उदाहरण बतलाए। और पिछले व्याख्यान में आज मैंने आपको वलय के कुछ प्रकार और पूर्णांकी प्रांत के बारे में बतलाया। जब ये समस्त परिभाषाएं अपने मस्तिष्क में समझ में आने लग जाती है तो इससे आगे हम क्षेत्र की परिभाषा की तरफ चलते हैं। कम से कम 2 अवयव वाला वलय एफ एक क्षेत्र कहलाता है यदि वह क्रम विनिमय हो, तत्समकी हो तथा प्रत्येक अशून्य अवयव वाला व्युत्क्रमणीय हो। एफ का जो अशून्य अवयव है वो कैसा होना चाहिए? व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। एक क्रम विनिमय विभाजन वलय ही एक क्षेत्र होता है। एक क्रम विनिमय विभाजन वलय एक क्षेत्र होता है। विभाजन वलय की परिभाषा में जो क्रम विनिमय और गुणधर्म आ जाए तो उस विभाजन वलय को हम क्षेत्र पुकारते हैं। परमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए एक क्षेत्र का काम करता है। Z7 अंडर मोडुलो 7 अंडर
गुणन मॉडुलो 7 एक क्षेत्र होता है, जबकि Z6 योगफल मॉडुलो 6 और गुणनफल मॉडुलो 6 एक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि Z6 से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों 0 1 2 3 4 और 5। और जब इसकी सारणी हम बनाते हैं तो हमें Z6 के जो अवयव यहाँ पे 2 3 4 दिए हुए हैं, इनके गुणानात्मक प्रतिलोम Z6 में उपस्थित नहीं मिलते, इसलिए Z6 एक क्षेत्र नहीं होता। अन्य उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दर्शा रखे हैं, जैसे कोई समुच्चय R जिसमें 2 अवयव है A B, और इस R में जो योग एवं गुणन जो है वो निम्न सारणी के द्वारा दर्शाया जाता है, तब भी ये एक क्षेत्र का काम करता है। तो ये विद्यार्थियों मैंने आपके लिए कुछ परिभाषाएं, उनसे संबंधित कुछ उदाहरण बतलाए। अब मैं इतना कुछ अध्ययन करवाने के बाद में आपके लिए एक प्रमेय अभी प्रमाणित करने जा रहा हूं, और प्रमेय जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि शून्य भाजक रहित एक परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। शून्य भाजक रहित एक परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है, या एक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। माना R प्लस डॉट, इस प्रमेय को हम प्रमाणित कर रहे हैं आपके सामने। माना R प्लस डॉट एक परिमित क्रम विनिमय तथा शून्य भाजक रहित वलय है, जहां R प्लस डॉट बराबर A1, A2, A3 डॉट 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 AN प्लस डॉट होता है, अथवा एक पूर्णांकीय प्रांत, आप ये भी कह सकते हैं। अब इस R को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए प्रत्येक A बिलोंग्स टू R तथा अशून्य अवयव व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। जो R आप मान के चल रहे हो, जिसमें n अवयव है, जिसमें परिमित अवयव है, उसका प्रत्येक एक बिलोंग्स टू R तथा अशून्य अवयव कैसे होने चाहिए? व्युत्क्रमणीय होने चाहिए। माना X बिलोंग्स टू R, वलय R का एक अशून्य अवयव है। कैसा है X? एक अशून्य अवयव है। तब A1 डॉट एक्स, A2 डॉट एक्स, A3 डॉट एक्स डॉट 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 AN एक्स डॉट एक्स बिलोंग, सारे के सारे ये R के अवयव होंगे। जब ये अवयव R के होंगे तो हमको ये सिद्ध करना होगा कि X के गुणा करने के उपरांत ये सभी अवयव भिन्न भिन्न होने चाहिए, और इनको भिन्न भिन्न सिद्ध करने के लिए हम ये मानेंगे कि इनमें से कोई दो AI डॉट एक्स तथा AJ डॉट एक्स गुणा होने के उपरांत बराबर हो जाते हैं, जहां I नॉट इक्वल टू J होता है। लेकिन जब X गुणा होता है तो ये कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं।
जब ए आई डॉट एक्स बराबर ए जे डॉट एक्स होगा तो इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास में लास्ट में आएगा ए आई माइनस ए जे इन ब्रैकेट डॉट एक्स बराबर 0। अब अपने पास में ए आई माइनस ए जे बराबर 0 होगा, क्योंकि x तो आपका r का अशून्य अवयव है, शून्य भाजक रहित। अतः ए आई बराबर क्या आ गया विद्यार्थियों? ए जे आ गया। ए आई बराबर ए जे आने से तात्पर्य है कि जो अपने पास में आई नॉट इक्वल टू जे ले रहे हैं उसका एक विरोधाभास होता है। अतः आर के सभी n अवयव कैसे हो गए भाई? भिन्न भिन्न हो गए। अर्थात आप ये कह सकते हो r बराबर a1 a2 डॉट 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 an है, इनको अगर अशून्य x से गुणा किया तब भी ये n भिन्न भिन्न अवयव ही प्राप्त होते हैं। चूंकि x बिलोंग्स टू r एक अशून्य अवयव है, इसलिए एक अवयव a के बिलोंग्स टू r इस प्रकार से होगा, किस प्रकार से होगा कि a के डॉट x जो है वो आपके पास में क्या आता है? x ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? x बराबर a के डॉट x ही प्राप्त होता है। चूंकि r आपकी क्रम विनिमय है, इसलिए a के डॉट जो x है ये x डॉट a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? x डॉट a के। अब हम ये मानते हैं कि कोई y जो है वो r का अवयव है और इसके लिए एक अन्य अवयव ए एम बिलोंग्स टू आर इस प्रकार से है कि y बराबर ए एम डॉट एक्स होगा। ए के डॉट वाई बराबर ए के वाई का मान यहाँ रख दें इन ब्रैकेट में ए एम डॉट एक्स, और ए एम डॉट एक्स बराबर एक्स डॉट ए एम हो जाएगा, क्योंकि आर क्रम विनिमय वाला है। साचर्यता का प्रयोग करते हैं तो आप देखते हो अपने पास में ए के डॉट वाई जैसा स्लाइड में आपको दिख भी रहा होगा, ये किसके बराबर हो गया? y के। किसके बराबर हो गया विद्यार्थियों? y के। इसीलिए a के डॉट y बराबर किसके आ गया? y। प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए ये इम्प्लाइज करेगा a के r का एक इकाई अवयव है। इकाई अवयव की परिभाषा को आप रिकॉल करा। इकाई अवयव की परिभाषा यही है, ठीक है। अब एक बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज करता है आर में एक अवयव ए जे इस प्रकार से होगा कि एक बराबर ए जे डॉट एक्स बराबर एक्स डॉट ए जे, और ये इम्प्लाइज ये करेगा कि प्रत्येक अशून्य अवयव x का गुणानात्मक प्रतिलोम r में विद्यमान है। क्योंकि जब किसी अवयव को किसी अन्य अवयव से जब संक्रमित करते हैं, गुणन करते हैं और तत्समक अवयव प्राप्त होता है, तो गुणा होने वाला या संक्रमित होने वाला अवयव उस अवयव का क्या कहलाता है? गुणन प्रतिलोम कहलाता है। तो इस R में आपके लिए R प्लस तो अबेलियन ऑलरेडी है ही, लेकिन R डॉट भी आपका अबेलियन आ गया और बंटन गुणधर्म यहाँ संतुष्ट होता है।
तो ऐसी स्थिति में r प्लस डॉट एक क्षेत्र होगा। ये बड़ी अच्छी और महत्वपूर्ण प्रमेय है जो मैंने आपके सामने अभी प्रमाणित किया। इस प्रमेय में और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको महसूस होती है पढ़ते समय, सरल करते समय, विद्यार्थियों बिना किसी हिचकिचाहट के इसी माध्यम से आप मेरे पास में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। एक अन्य प्रमेय और मैं आपके लिए ले रहा हूं, लेकिन आपको एक स्पष्ट रूप से यह भी कह रहा हूं कि जब तक आपके मस्तिष्क में पिछले 2-3 व्याख्यानों में जो परिभाषाएं आपको दी हुई है, अगर वो नहीं होगी तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि ये सब कुछ केवल तभी समझ में आ सकता है जब आपके पास में वो परिभाषा है। जिसको आप वलय कहोगे उसमें वलय के गुणधर्म होने चाहिए, और जिसको आप समूह कहोगे उसमें समूह के गुणधर्म होने चाहिए। शब्द एक है लेकिन परिभाषा में इसके जो भी नियम है वो संतुष्ट होने चाहिए। अन्य प्रमेय आप देखिए, यदि r प्लस डॉट एक तत्समकी वलय है जिसमें एक से अधिक अवयव है, तब एक नॉट इक्वल टू 0 होता है। माना एक से अधिक अवयव का r एक तत्समकी वलय है। अब यदि माना कि 1 बराबर 0 लेवें तो यह इम्प्लाइज करेगा कि A बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज करेगा A बराबर A डॉट 1 बराबर A डॉट 0, क्योंकि आपने 1 को 0 के बराबर ले रखा है, इसलिए 1 का मान 0 रख सकते हो, और A डॉट 0 करोगे तो आपके पास में 0 आ जाएगा। अतः ये इम्प्लाइज होगा A बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि वलय R में सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए R बराबर 0, अर्थात R में केवल एक ही अवयव है जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए क्योंकि वलय में कम से कम 2 अवयव तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए तो ये गड़बड़ होती है। अतः R में कम से कम 2 अवयवों का होना जरूरी है, और ये हमको इस प्रमेय में प्रमाणित करना था। अब एक छोटी सी परिभाषा और मैं आपको बतलाता हूँ, जिसे हम वलय का अभिलक्षण कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। छोटे से छोटा धन पूर्णांक n वलय r प्लस डॉट का अभिलक्षण कहलाता है यदि n डॉट a बराबर 0 समस्त a बिलोंग्स टू r के लिए हो। जैसा आपने मॉडुलो गुणनफल और मॉडुलो योगफल के अंदर देखा, जैसे ही परिणाम योगफल मॉडुलो के बराबर होता है या गुणनफल मॉडुलो के बराबर होता है तो वो शून्य आ जाता है। तो जो न्यूनतम वाला जो मॉडुलो होता है वो क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। इसके अलावा अधिकतम मतलब उसके जो गुणज होते हैं वो तो अपने आप ही शून्य के बराबर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभिलक्षण के लिए जो छोटे से छोटा धन पूर्णांक जो है वो क्या होता है? अभिलक्षण कहलाता है। आज का अध्ययन यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों।
आगे के लिए आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।